हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा, और आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे इसको देखते हो और इसको यूज करते हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इस चैप्टर का नाम जो है वो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस रखा गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है आज के टाइम में इसी मोड में डेवलप कर रहा है। राइट? किस मोड में बेटा? ई बिजनेस के मोड में। ये ई बिजनेस होता क्या है सबसे पहले समझते हैं, मीनिंग से समझते हैं इसका। द कंडक्ट ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री via the computer network using the internet is called e-business। क्या मतलब हुआ बेटा? जब भी आप ट्रेड करते हो, कॉमर्स या इंडस्ट्री को कंडक्ट करते हो with the help of computer network by using internet। इंटरनेट की मदद से जब आप ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को कंडक्ट करते हो तो व्हाट वी कॉल्ड इट ई बिजनेस। और सिंपल लैंग्वेज में वो बिजनेस जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, दैट इज वो बिजनेस जो आप इंटरनेट की हेल्प से करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ई बिजनेस। इजी। चलिए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। कौन कौन से बेनिफिट्स है? पहला आता है इजी एंड फास्ट टू सेटअप। अगर आपको ई बिजनेस सेटअप करना है तो वो बहुत ही ईजी है। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या चाहिए बेटा? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, बढ़िया स्पीड में इंटरनेट चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर डिवाइस चाहिए। इंटरनेट चलाओगे किस पे? कंप्यूटर डिवाइस पे, क्योंकि सारे काम फोन पर नहीं हो पाते। इसके अलावा एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए। दैट्स इट। ये तीन चीज आपके पास है तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। चलिए, नो लिमिटेड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। राइट? देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर इन बिजनेस, एनीवन कैन बाय थिंग फ्रॉम एनीवेयर। कोई कहीं से भी सामान खरीद सकता है और प्रोवाइड दैट द बिजनेस हैज सर्विस इन दैट रीजन। ठीक है? प्रोवाइडेड द बिजनेस हैज सर्विस इन दिस रीजन, मतलब जो बिजनेस है उसकी उस सर्विस हो उस रीजन में। दैट्स इट। कहीं से भी कोई भी सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो किसी भी कोने में। गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है इसको बेटा, ई बिजनेस को। ठीक है? डिजिटलाइजेशन को गवर्नमेंट ना प्रमोट कर रही है। ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारी एडवांटेजेस होती है। ठीक है? वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट आपको, तो गवर्नमेंट से भी फायदा मिल रहा है हमें। इसके बाद हम लोग पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट? आपको पता है ई बिजनेस में हमें पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट? तो एक पेपरलेस सोसाइटी बन रही है। इसके बाद एक नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा? ई बिजनेस। क्यों? क्योंकि जब भी आपको एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है ना बेटा, तो आप क्या करते हो? इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हो? सारी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल दोगे उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है? इससे क्या होगा? जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है या जो आपके करंट कस्टमर है वो उसको देख लेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता लग जाएगा घर पे बैठे बैठे। तो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना सबसे अच्छा तरीका है किसे? ई बिजनेस के थ्रू। चलिए अगला आता है हमारे पास इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। easy distribution process through e-business, many different sort of information and service may be obtained on a computer। कंप्यूटर पे बहुत सारी सर्विस आपको मिल जाती है इस पे। ठीक है? दिस हैज स्ट्रीमलाइन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाने का जो सिस्टम है पर्टिकुलरली, या फिर इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का सिस्टम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। राइट? विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट की कोई ज़्यादा जरूरत हमें यहाँ पे नहीं होती, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस जो है सेटअप हो जाता है। बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस, पीपल डू नॉट नीड अ लार्ज शोरूम। आपको बड़े बड़े शोरूम की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन सारे खत्म हो जाते हैं। राइट? होलसेलर और बाकी जो मर्चेंट्स होते हैं, राइट, वो सारे क्या धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं जब से ई कॉमर्स आया। राइट? द मेजोरिटी ऑफ मैन्युफैक्चर हैव नाउ बिकम टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट। जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किससे? क्लाइंट से, विया ई बिजनेस। राइट? कोई डाउट? तो कंज्यूमर को ना पैसे भी कम पे करने पड़ते हैं भाई। जो हिस्सा होलसेलर और मर्चेंट खा जा रहे थे बीच में, अब वो फायदा मिल रहा है किसको? होलसेलर को। आपने देखा है, आप जो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हो वो क्या होता है? कंपैरेटिवली सस्ता होता है आपके आसपास की मार्केट से। क्यों? क्योंकि उसमें मिडल मैन नहीं होते। ठीक है? अब देखो फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो एक एक करके नुकसान देखते हैं भाई। लिमिटेशन देखते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट। भैया ट्रस्ट नहीं होता।
लोगों को ई बिजनेस पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है। क्यों? दैट डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज लैक ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड बायर, क्योंकि ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही नहीं है भैया, सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से विश्वास नहीं हो पाता, राइट। कंज्यूमर इज अनेबल टू टच और फील द प्रोडक्ट इन रियल लाइफ। अब रियल टाइम में आप उस प्रोडक्ट को फील तो नहीं कर सकते ना, जबकि आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप कपड़ा खरीदने गए, दुकान पे कपड़े खरीदने गए, वहाँ पे क्या है, आप टच कर सकते हो, कपड़े की क्वालिटी देख सकते हो, राइट, हर चीज़ चेक करके कपड़ा खरीद सकते हो, बट आप इंटरनेट पे तो केवल फोटो ही देख सकते हो ना उसकी, तो ये ट्रस्ट नहीं बन पाता, राइट। अगला सिक्योरिटी थ्रेट, पर्सनल और जो फाइनेंशियल डाटा होता है ना बेटा कंज्यूमर का, वो हमेशा स्टेक पे रहता है, राइट, अगर ई बिजनेस में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए तो स्कैमर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन बायर्स को पागल बनाना और फ्रॉड करना, तो सिक्योरिटी का तो इश्यू रहता ही है। इसके बाद डिलीवरी इशू रहता है बेटा, डिलीवरी इशू समझते हो, लॉन्गर डिलीवरी टाइम। देखिए आप दुकान पे गए, दुकान पे जाओगे, पैसे दोगे और सामान खरीद के ले आओगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ऑर्डर करोगे तो कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे उसको आपके पास आने में, राइट, तो डिलीवरी पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला आता है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कंपेटेंसी ऑफ ई बिजनेस पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड। देखिए अब ई बिजनेस, आप सिंपल सी बात है, आपकी दादी अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगी? नहीं उठा पाएंगे ना। तो कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है, लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है बेटा। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है बेटा? वो लोग जो इंटरनेट चलाना जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते, तो दो तरह की सोसाइटी बन जाती है, एक जो एक्सेस कर लेते हैं इन चीज़ों को और दूसरे जो नहीं कर पाते, तो एक डिवाइड क्रिएट कर देता है लोगों के बीच में, वो भी सही नहीं है। अगला आता है एथिकल फॉलोआउट। एथिकल फॉलोआउट क्या होता है? कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आई रखती है, हमारे ऊपर नजर रखती है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमारे प्रेफरेंसेस क्या है, हमारे चॉइस क्या है, राइट। तो ये हर चीज़ जो है वो हमारे जितने भी ये साइट्स होती है वो क्या कर लेती है बेटा, हमारे कंप्यूटर फाइल्स के जरिए, ईमेल अकाउंट के जरिए और इंटरनेट विजिट के जरिए, जिसका एक्सेस हम खुद देते हैं उनको, राइट, उससे वो नॉलेज लेती है और कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझती है। कहीं ना कहीं ये अनइथिकल है कि कुछ चीज़ें हम उनको बताना नहीं चाहते बट वो भी उनको पता लग जाती है, राइट। चलिए, तो बहुत सारे फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में वो कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट, राइट। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है बेटा? जहां पर एक्सचेंज किया जाता है किसको? प्रोडक्ट और सर्विस को, राइट। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो एनकरेज करती है किसको? सेल को, किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती है वो मैनुअल होती है और यहाँ पे कैसे होती है बेटा? ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है ये, ठीक है, ये 24 ओवर 7 डे और 365 डेज तक चलता है, मतलब हमेशा आपको ई कॉमर्स अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली, आप जाके सामान को इंस्पेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे आप सामान को इंस्पेक्ट नहीं करते, जाइए खुद टच करके फील करके देख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे फेस टू फेस होता है, दोनों के बीच में सेलर और बायर जो फेस टू फेस होता है, यहाँ पे स्क्रीन टू फेस होता है, स्क्रीन होती है सामने, वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। इनका जो एरिया होता है बहुत लिमिटेड होता है और यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड वाइड, आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी देश के किसी भी कोने में सामान को बेच सकते हो या खरीद सकते हो, ठीक है। इनका कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, आप दुकान पे जाओगे तभी आपको पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर तक पहुँचा देते हैं। ये मेनली क्या है? फोकस करता है सप्लाई साइड पे, ये फोकस करता है कि डिमांड साइड पे, कि डिमांड की चीज़ की है। इसका जो बिजनेस रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर होता है, 1 to 1 होता है। इसका होता है एंड टू एंड, ठीक है, सीधा कंज्यूमर से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बीच में मिडल मैन भी होते हैं। चलिए, मार्केटिंग पेमेंट कैसे होती है? वन वे मार्केटिंग होती है यहाँ पर। यहाँ पे क्या होता है वन वे मार्केटिंग में? यहाँ पे 1 to 1 मार्केटिंग है, साइट हर एक कंज्यूमर तक पहुँच रही है। यहाँ पे क्या होता है? चेक, कैश, क्रेडिट कार्ड सबसे पेमेंट होती है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फंड ट्रांसफर वगैरह किया जाता है, इजी। चलिए, डिलीवरी जो होती है यहाँ पे क्या होती है? साथ के साथ डिलीवरी हो जाती है गुड्स की, और यहाँ पर डिलीवरी में टाइम लगता है। अब आता है बेटा ई बिजनेस के लिए, आपको सक्सेसफुल ई बिजनेस के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए सबसे पहले, दूसरा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है, आप घर बैठे ही कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। दूसरा, प्रिपेयरिंग द वेब पेज,
अब एक वेब पेज होता है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। एक अच्छा वेब पेज आपको बनाना पड़ेगा, राइट। वेब पेज इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द यूज ऑफ ई बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज द होम पेज, को हम होम पेज ही बोलते हैं, राइट। एनी प्रोडक्ट दैट इज टू बी शोन ऑन इंटरनेट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, जो भी इंटरनेट पे जो आती है जाती है वो कहाँ पे शो होती है, वेब पेज पे। इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अच्छा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए आपको। ई बिजनेस रिक्वायर एन इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन लाइन एटसेट्रा, राइट। अब इंटरनेट जो आ रहा है आपके पास वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, राइट। या तो लाइन से आ रहा है या सेटेलाइट से आ रहा है, ठीक है। तो एक आपके पास अच्छा खासा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें चाहिए आपको किसके लिए बेटा, ई बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब बेटा ई बिजनेस का स्कोप क्या है, अभी ई बिजनेस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्कोप है, एक एक करके देखेंगे। पहला आता है बी टू बी। बी टू बी का मतलब क्या है, बी मतलब बिजनेस, टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर दो फर्म्स या दो बिजनेस यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करती है। मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है दो फर्म या दो बिजनेस यूनिट के बीच में, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रोड्यूसर फर्म है और एक सप्लायर फर्म है, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी टू बी, क्योंकि दोनों ही बिजनेस फर्म्स है, ठीक है। बी टू सी की बात करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, ठीक है। इन दिस वन पार्टी इज फर्म, एक पार्टी फर्म है और दूसरी पार्टी क्या होती है, कस्टमर होती है, ठीक है। एक तरफ तो कस्टमर जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है इंटरनेट से उनके प्रोडक्ट के बारे में और ऑर्डर प्लेस कर सकता है, राइट। और पेमेंट करके जो उनका आइटम्स है वो घर मंगा सकता है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस को क्या फायदा होता है, बिजनेस को फायदा होता है कि भैया वो सर्वे कर सकती है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, अरे बस में उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है बेटा। तो दोनों को फायदा होता है इसमें, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है बी टू सी, इसको बोलते हैं बी टू सी कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे एक बिजनेस होता है और दूसरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। अगला आता है इंट्रा बी। बेटा इंट्रा बी, इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर, बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में तो कुछ ट्रांजेक्शन होती है ना बेटा, उसके लिए कौन काम आता है, हमारे इंट्रा बी, ठीक है। अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर द टू डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं सेम बिजनेस के। जैसे इंटरनेट की मदद से, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है इंटरेक्ट करता है किससे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। किससे करता है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और कस्टमाइज गुड्स बनवा पाता है किसके लिए, कस्टमर के लिए। आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया कि इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट फ्रेम करना है, राइट। अब वो आया किसके पास, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास आएगा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच को। अब इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो सब कैसे होगी बेटा, इंट्रा बी, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास सी टू सी। सी टू सी मतलब सी, कस्टमर टू कस्टमर। इसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टी जो होती है वो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में वो होती है कस्टमर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग उन प्रोडक्ट्स का होता है मेनली जो जिसकी हम आपके पास मार्केट नहीं है, राइट। जैसे आप अपनी पुरानी कार बेच रहे हो कैसे, इंटरनेट से, तो वो क्या है, कस्टमर टू कस्टमर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है OLX। OLX पे क्या होता है, दो कस्टमर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, राइट। सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस, इसमें क्या होता है, कस्टमर जो होता है विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल, अपनी मर्जी से शॉप कर सकता है। आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, इंटरनेट पे जाते हो, आपको मान लो एक एसी खरीदना है, आप जितने भी डीलर्स हैं सबको कॉल करते हो, उनसे इंक्वायरी लेते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, लेते हो ना। तो ये क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। कंज्यूमर कैन मेक यूज ऑफ ऑल द कॉल सेंटर टू मेक टोल फ्री कॉल्स, टू मेक क्यूरी एंड लॉन्च कंप्लेंट्स। इसके अलावा ये तो है कंप्लेंट, जो क्यूरीज वगैरह करते हो आप उस प्रोडक्ट के बारे में। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और होती है, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है, राइट, ठीक है, उसकी जो कंप्लेंट्स आप फाइल करते हो वो भी क्या होता है, सी टू बी होता है, राइट। चलिए बी टू ई क्या होता है बेटा, कंपनी रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर जो बिजनेस होता है वो क्या करता है, ट्रांजैक्ट करता है विद एम्प्लॉय। ये मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, राइट। बी टू ई कॉमर्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना एम्प्लॉयज़ की, वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है बेटा। तो बहुत बड़ा स्कोप है इसका और धीरे धीरे और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, राइट, तो उसके लिए क्या क्या कौन सा प्रोसेस है, सबसे पहले रजिस्टर करो, ठीक है। जिस भी साइट पे जहाँ से आपको सामान खरीदना है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। व्हेन यू रजिस्टर विद ए ऑनलाइन रिटेलर यू क्रिएट एन अकाउंट, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको एक फॉर्म भरकर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है।
उसमें आप एक पासवर्ड डालते हो, राइट, जिसमें आप सारी डिटेल डालते हो अपनी, क्लियर। तो आपका एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी एक शॉपिंग बास्केट बन जाती है जो कि हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, राइट। तो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है, आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऐड कर लोगे अपने शॉपिंग कार्ट में, उनको ड्रैग करके, ठीक है। एक शॉपिंग कार्ट जो है वो एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, इसमें इंडिविजुअल जो है वो ऐड करता है जो चीज़ों से खरीदनी है, राइट। आपने डिसाइड कर लिया कि क्या खरीदना है, तो फिर आप क्या कर दोगे, चेकआउट कर दोगे, मतलब ऑर्डर कर दोगे, ठीक है। तो भाई रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। अब पेमेंट जो है वो कैसे होगी, अलग अलग तरीके से पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन तरीके हैं। पहला आता है हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट जो है फॉर द थिंग्स ऑर्डर ऑनलाइन कैन बी मेड इन कैश व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड फिजिकली। सीओडी करते हैं हम लोग। कैश ऑन डिलीवरी मतलब क्या है, जब आपके पास सामान पहुंचेगा उस टाइम पे आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अगला चेक, कुछ कंपनी जो है वो चेक भी ले लेती है, ठीक है। इसके अलावा नेट बैंकिंग ट्रांसफर, आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, IMPS, नेफ्ट, RTGS, कुछ भी पेमेंट कर दो इलेक्ट्रॉनिकली, जब भी आप पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं क्या, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। तो अगला आता है बेटा हमारे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड। बेटा क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है उसको बेनिफिट मिलता है किसका, कि वो सामान खरीद सकता है किस पे, क्रेडिट पे। अरे बस समझ में, उस टाइम पे तो क्या है, पेमेंट हो जाती है, फिर बाद में आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। और डेबिट कार्ड जो होता है वो होल्डर को परमिट करता है केवल उतने ही अमाउंट को खरीदने की जितना उसके बैंक में पैसा है, राइट। जैसे वो परचेज करेगा उसके बैंक से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगला है डिजिटल कैश। बेटा ये डिजिटल कैश क्या होता है, आपको पता है, ये पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, ये सब क्या हो, डिजिटल कैश होते हैं, राइट। इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास ई बिजनेस रिस्क। आपको पता है बिजनेस में ही इतने सारे रिस्क होते हैं, तो यहाँ तो जो बिजनेस किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से किया जा रहा है, जिसका एक्सेस जो है वो बहुत सारे लोगों के पास है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से रिस्क है। पहला आता है ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता है, पहला रिस्क यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेलर या कंज्यूमर रिफ्यूज कर दे, ठीक है, कि भाई ऑर्डर प्लेस करने से रिफ्यूज कर दे, क्या मना कर दे, मैंने तो किया ही नहीं, ठीक है, मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं, राइट। इसमें क्या होगा, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग या गिविंग, या फिर सेलर जो रिफ्यूज कर दे, मैंने तो ऑर्डर लिया ही नहीं, मैं नहीं ले रहा ऑर्डर, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाते हैं। इसके बाद सपोज डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, आपने ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी होनी थी, वो हुई नहीं, या फिर वो गलत एड्रेस पे डिलीवरी हो गई, राइट। या फिर जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो नहीं हुआ, उसके अलावा उसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट निकल रहा है, आपने देखा ना पीछे, ठीक है, फोन के डिब्बों में ईंटें निकल रही थी, राइट। तो ये वही रिस्क होता है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। द वेंडर डज नॉट गेट, अगला वेंडर डज नॉट गेट द पेमेंट, पेमेंट ना मिले, और जो कंज्यूमर है वो बोले भाई मैंने तो पेमेंट कर दी, मैं क्या करूं, मेरी तरफ से तो डिडक्ट हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, राइट। इसकी वजह से ई बिजनेस में बहुत सारे रिस्क रहते हैं। अगला आता है हमारे पास डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डाटा जो होता है सिस्टम में हमेशा वनरेबल रहता है किस पे, वैरायटी ऑफ थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड रहते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो चोरी हो सकता है आपका, या फिर उसमें कोई चेंजेस कर दे, ठीक है, मजे के लिए क्यों ना कर दे, एडवेंचर के लिए क्यों ना कर दे, राइट, या पर्पसफुली करे, आपका डाटा चोरी कर ले या फिर उसमें चेंजेस कर दे, ठीक है। आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं, राइट, और रेगुलर टाइम टू टाइम आपको उनको अपडेट भी करना होता है, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, वायरस के अटैक से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डाटा जो है आपका इंटरसेप्ट हो सकता है, ट्रांसमिट जब हो रहा है डाटा तो कोई इंटरसेप्ट कर ले, ठीक है, तो उससे भी ये आपको बचाता है, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, डाटा इंटरसेप्शन के लिए क्या है, एनक्रिप्टिंग आ गया है, क्या आ गया बेटा, डाटा ना एनक्रिप्ट होता है एंड टू एंड, ठीक है, दो लोगों के बीच में जो डाटा होता है वो एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे, ठीक है, जो डाटा है वो केवल कैसे खुलेगा, एक पर्टिकुलर सीक्रेट की से ही खुलेगा, ठीक है ना, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपके डाटा को बचाने के लिए, जब ट्रांसमिशन में लॉस ना हो। इसके बाद आया बेटा रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेसी। देखो प्राइवेसी को तो हमेशा खतरा रहता है बेटा, राइट। एक बार कोई भी चीज जो है वो इंटरनेट पे आ गई, राइट, तो वो अब उसको आप कभी भी प्राइवेट कंसीडर नहीं कर पाओगे, वो प्राइवेट नहीं रही, कोई भी चीज इंटरनेट पे आ गई तो, राइट। इट गॉट मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इट, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉपी होने से, राइट। तो कॉपी बहुत जल्दी हो जाती है वो चीज। इसके बाद
डाटा प्रोवाइड ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बी शेयर्ड विद द अदर्स। आपने जो डाटा प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर साइट को, राइट, परचेज करते वक्त क्या पता वो डाटा वो आगे सेल कर रहा हूँ, राइट। ये आपके पास इतने सारे एडवर्टाइजिंग मेल्स आते हैं, कॉल्स आती है, कहाँ से आती है सारी की सारी, ये इसी सोर्स से आती है। तो ये खतरा हमेशा बना रहता है। अगला आता है बेटा हमारे पास आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग है क्या, समझो इस चीज को। एक छोटा बिजनेस है तो उसे कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत आसान होता है, सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। पर जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड करता है, राइट, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करते हो आप लोग, अपने मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स पे फोकस करने के लिए जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उसे किसी और को दे देते हो करने के लिए, उसे आउटसोर्स कर देते हो कि भैया ये काम मेरे लिए आप करके दो, मैं अपने मेन वर्क पे फोकस करूंगा जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़े और मैं प्रॉफिट में जाऊं, मैं अपनी कंपनी को सक्सेसफुल कर सकूं। समझे चीज को कि भैया मेन वर्क पे फोकस करने के लिए लेस इंपॉर्टेंट वर्क को क्या कर दिया जाता है, आउटसोर्स कर दिया जाता है। एक तो आप मेन वर्क पे फोकस कर पाते हो इससे, साथ में दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है आपको, स्पेशलाइजेशन। जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हो वो क्या है, स्पेशलिस्ट है, उसको यही काम करता है वो, तो आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा आउटसोर्सिंग। Many activities have to be performed successfully conducted the business like production, buying, selling, advertisement, सब activities करनी पड़ती है। When the scale of business is small, जब scale जो है छोटा है तो आप सारे काम खुद कर सकते हो। But जब आपका scale जो है बढ़ता जाता है तो आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, तो आप क्या लेते हो, सर्विस लेते हो। कहाँ से बेटा, आउटसाइड से। कहाँ से लेते हो, आउटसाइड से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। उसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस या बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक एक करके देखेंगे बेटा। चलिए, पहला आता है कॉस्ट एडवांटेज। आपको ना सस्ता पड़ जाता है, आउटसोर्स करने से कंपनी जो अपनी कॉस्ट को सेव कर सकती है, राइट। उसको उसका जो टाइम बचता है, उसको एफर्ट जो है वो बचता है, ठीक है ना। समझो इस बात को। आपने ना एक कॉल सेंटर को आउटसोर्स कर दिया, अपनी जितनी भी आफ्टर सेल सर्विस है या फिर जितनी भी क्यूरीज आपके पास आती है, आपने एक कॉल सेंटर को आउटसोर्स कर दिया। तो उससे क्या हुआ, आपको अलग से एक बिल्डिंग हायर नहीं करनी पड़ी, ठीक है, रेंट पे कोई बिल्डिंग लेनी पड़ी, एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं करने पड़े। अरे बस में तो आपका टाइम और कॉस्ट दोनों बच गई, ठीक है। अच्छा, हाई क्वालिटी सर्विस मिल जाती है। वो बंदा क्या है जिसको आपने आउटसोर्स किया है, वो क्या है, एक एक्सपर्ट है, राइट। तो आपको हाई क्वालिटी सर्विस मिल जाती है। अगला, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है। अभी मैंने समझाया, अगर आप खुद अपना कॉल सेंटर सेटअप करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ती, राइट, या फिर खरीदनी पड़ती, जो भी है, राइट। तो उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते हैं, लोगों को हायर करना पड़ता, राइट। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट आती, राइट, अब आपको बियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है रिड्यूस लेबर कॉस्ट। वही लेबर की कॉस्ट आपको बच जाती है, आपको लेबर हायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर ना यहाँ पे कॉस्ट को कैसे सेव किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है काम उन कंट्रीज में जहाँ पर लेबर जो है बहुत चीप है, सस्ता, सस्ते में काम हो जाता है उनका वहां से, ठीक है ना। चलिए, एंकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट। आप एंकरेज करते हो इससे, जब भी आप आउटसोर्स करते हो काम को तो आप एंकरेज करते हो एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। अगर वो बिजनेस खोल रहा है तो आप वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, राइट। और एक्सपोर्ट सर्विस भी हो जाती है इसमें, क्योंकि ज्यादातर ये जो आउटसोर्स किया जाता है दूसरी कंट्री में किया जाता है। क्लियर। पासेज टू द हाई क्वालिटी सर्विस, राइट, वही हाई क्वालिटी सर्विस मिल जाती है आपको। ओनली स्किल इंडिविजुअल्स आर असाइंड टू द स्पेसिफिक टास्क। जो आप स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करते हो, किसी को काम आउटसोर्स करते हो, तो वो क्या है, वो स्किल्ड पर्सन तो होगा उसमें, ठीक है। तो आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखो, फायदे तो नुकसान भी बहुत सारे हैं। पहला नुकसान क्या है, पुअर क्वालिटी। अगर आपने सही बंदे को आउटसोर्स नहीं किया, सही कंपनी को आउटसोर्स नहीं किया, तो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है या फिर प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार हो जाएगी। तो फायदा नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल। बेटा, कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार अपने काम को आउटसोर्स कर दिया ना, उनसे कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन जरूरी है आपको, तभी आप एक अच्छी तरह से सर्विस ले सकते हो उनसे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। सिक्योरिटी थ्रेट। अब जब आप किसी को भी आउटसोर्स करोगे अपना काम, तो आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, राइट। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा इंसान ही हो, वो आपके डाटा का किस तरह से यूज़ करेगा वो तो वही जानता है, राइट। मिसयूज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेस कंज्यूमर सेंट्रिक। अब जिसको आपने आउटसोर्स किया है उस बंदे के पास केवल आपका काम तो नहीं है, बहुत लोगों का काम है, राइट। तो केवल आपके ऊपर ही क्यों फोकस करेगा, उसका फोकस तो हर जगह पे रहेगा। तो कंज्यूमर फोकस जो होता है वो कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ द आउटसोर्स मर्चेंट सर्व नंबर ऑफ फर्म, वो बहुत सारी फर्म्स को सर्व करता है। दे लैक फोकस ऑन द ड्यूटीज ऑफ ए सिंगल कंपनी, सिंगल कंपनी के वर्क पे उनका फोकस नहीं हो पाता, ठीक है। इथिकल इश्यूज आते हैं।
आउटसोर्सिंग प्रोवाइड जॉब एंड वेल्थ फॉर अनदर कंट्री रेदर देन द फाउंडिंग कंट्री। अब मैंने अपना काम अगर किसी दूसरी कंट्री में आउटसोर्स कर दिया है तो मेरी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगी, मेरी कंट्री का डेवलपमेंट कम होगा, राइट। डेवलपमेंट क्या हो रहा है, दूसरी कंपनी का हो रहा है। तो ये जो है वो कभी कभी इथिकल एक इशू बन जाता है कि भैया आप बाहर की कंट्री में अपना काम क्यों दे रहे हो। ठीक है बेटा। हाँ, अगला आता है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बेटा हमें दो तरह की आउटसोर्सिंग देखनी है, एक बीपीओ और एक केपीओ। तो पहले हम देखते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कंसेप्ट वही है आउटसोर्सिंग वाला जो मैंने आपको समझाया। अ कंपनी ग्रो एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस इज आल्सो इंक्रीज। जब कंपनी ग्रो करती है तो उसके ये जो इतने भी एक्टिविटी होती है वो कॉम्प्लेक्स हो चली जाती है, ठीक है। तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, राइट, क्या करती है, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, चूज करती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को चूज करती है जिसमें वो क्या करती है, बहुत सारी सर्विस जैसे कस्टमर सपोर्ट जो कॉल सेंटर्स होते हैं, राइट, एडवर्टाइजिंग, कुरियर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इस तरह की सर्विस जो होती है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, इन सभी सर्विस को क्या करती है वो आउटसोर्स कर देती है जिससे वो अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सके। ठीक है। तो बेटा नीड क्या है बीपीओ की, देखो ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विस, अच्छी क्वालिटी सर्विस मिल जाती है। अगर आप सारे काम खुद करने की कोशिश करोगे तो अपने काम को आप इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप क्या करते हो, उस काम को किसी और से करवा लेते हो, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी सर्विस मिल जाती है आपको। अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस, आपको सर्विसेज में फिक्स इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ ए कंपनी अटेम्प्ट टू गेट ऑल द सर्विस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इट हैज टू एस्टैब्लिश डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस। हर एक पर्पस के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, कोरियर के लिए अलग बनाना पड़ेगा, कॉल सेंटर के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर्विस में। तो उससे अच्छा है कि बाहर आउटसोर्स कर दो, तो वो पैसा इससे बच जाता है। ठीक है। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चलता रहता है, राइट। द अटेंशन ऑफ बिजनेसमैन गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि क्या होता है बिजनेसमैन की जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है छोटी छोटी चीज़ों से, जिससे वो अपने मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। अगर मेन चीज़ पे फोकस करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने लेस इंपॉर्टेंट जो छोटी छोटी जो सर्विसेज है उनको क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो। ठीक है। तो अपने मेन वर्क पे वो फोकस कर सकता है जिससे बिजनेस की फंक्शनिंग स्मूथ चलती रहती है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ बीपीओ। बीपीओ का स्कोप क्या है बेटा, पहला आता है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। हम क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उसको क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है। जैसे अंडर राइटिंग, आपने शेयर इशू करा उसको अंडर राइट करना है, ठीक है। या फिर और भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है जैसे आपका अकाउंट संभालना, राइट। तो इन सब सर्विस को आप क्या करते हो, आउटसोर्स कर देते हो। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में क्या होता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट का काम जो होता है आप एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को दे देते हो, राइट। वो आपके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट करती है आपके लिए, ठीक है। और वो इस काम में एक्सपर्ट होती है तो वो ठीक से एडवर्टाइज करती है, आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उससे। कोरियर सर्विस हो गई, राइट। आपको प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक कोरियर कंपनी हायर कर ली, वो आपके लिए प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेगी, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जो कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करने जो कॉल सेंटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। आपने उसके लिए कोई कंपनी कॉल सेंटर को हायर कर लिया, वो आपके कंज्यूम कस्टमर्स को क्या कर रही है, डील कर रही है। ठीक है बेटा, ये सारी सर्विस होती है किसके अंदर, बीपीओ के अंदर। तो अगला आता है बेटा हमारे पास केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। बीपीओ क्या था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब यहाँ पे आउटसोर्स किया जा रहा है किसको, नॉलेज बेस्ड जितने भी सर्विसेज है उसको। ठीक है। तो जो बीपीओ होता है वो फोकस करता है किसके ऊपर बेटा, प्रोसेस एक्सपर्टाइज पे। जब केपीओ जो होता है वो फोकस करता है किस पे बेटा, नॉलेज एक्सपर्टाइज पे। ठीक है बेटा। नीड क्या है केपीओ की, इन टुडे कंपटीशन एनवायरनमेंट फोकस इज टू कंसंट्रेट ऑन द कोर स्पेशलाइजेशन एरिया, अपने कोर पे फोकस करना है एंड आउटसोर्स करना है रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी, बाकी सारी एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दो। मैनी कंपनीज हैव कम टू रियलाइज दैट द आउटसोर्सिंग ऑफ द नॉन केस एक्टिविटीज नॉट ओनली कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, इन एक्टिविटीज को आउटसोर्स करने से केवल कॉस्ट ही मिनिमाइज नहीं होती, साथ में एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, राइट। तो इसलिए केपीओ को भी आप नॉलेज बेस्ड जितने भी सर्विस उनको भी आप आउटसोर्स कर देते हो। फीचर्स क्या होते हैं बेटा केपीओ के, ठीक है। इट इज अपवर्ड शिफ्ट ऑफ बीपीओ, बीपीओ का अपवर्ड शिफ्ट होता है, ये देखा जाए तो पार्ट तो उसी का है बट नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज, प्रोसेस एक्सपर्टाइज की जगह नॉलेज एक्सपर्टाइज पे फोकस करते हैं इसमें, राइट। ये सारी की सारी नॉन केस एक्टिविटीज होती है, मतलब नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, एक कोर एक्टिविटीज नहीं होती, राइट। इट हैज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूजन, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ऐसा कोई यहाँ पर प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं होता कि ऐसा ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इन ऑर्डर टू इट ऑफर एन अल्टरनेटिव कैरियर पाथ फॉर द एजुकेटेड। आज का आपको पता है कि
केपीओ जो है एक नया पाथ बन चुका है पढ़े लिखे लोगों के लिए, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज बन रही है और उसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है बेटा, स्कोप ऑफ केपीओ की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस। रिसर्च जितनी भी होती है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो किस में आती है, केपीओ में। बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस से रिलेटेड जो रिसर्च होती है राइट, वो भी इसी में आती है। बिजनेस एंड मार्केटिंग रिसर्च, साथ में एनिमेशन एंड डिजाइन, ये सभी चीजें जो है नॉलेज बेस्ड है राइट, ये किस में आती है हमारी, केपीओ में। क्लियर? तो दैट्स इट, इतना छोटा सा चैप्टर है। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो अलग से वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कॉमर्स की सभी चीजें यहां मिलने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।